हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के यूनिट फर्स्ट का सेशन फोर्थ, जिसका नाम है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, रिटेल उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसी यूनिट के 3 सेशंस को कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपके सेशन 4 जिसका नाम है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिटेल उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे रिटेल मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार, रिटेल मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। फिर हम देखेंगे इसमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता, द नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर का अध्ययन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उपभोक्ता के द्वारा ख़रीदने के निर्णय को समझना। उपभोक्ता जो है कंज्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन, कंज्यूमर किस तरह से डिसीजन लेता है जब परचेज़ करता है तो। फिर हम देखेंगे इसमें ग्राहक के ख़रीदने का व्यवहार, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, हम इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर सबसे लास्ट टॉपिक है इसमें ख़रीद के लिए क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया, क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर परचेज, जब भी कोई उधार सामान ख़रीदना होता है, बेचना होता है तो उसके लिए किस तरह के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, सीसी लिमिट क्या होती है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसका उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ क्या होता है। उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय व्यक्तियों और संगठनों के अध्ययन से है कि किस प्रकार से वे वस्तुओं और सेवाओं का चयन और उपयोग करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार मुख्यतः उपभोक्ता के मनोविज्ञान, प्रेरणा और व्यवहार से संबंधित है। मतलब उपभोक्ता का इसमें बिहेवियर देखा जाएगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे जाएंगे, इनका मोटिवेशनल फैक्टर्स देखा जाएगा, उनका बिहेवियर क्या होता है, इस चीज़ को हम उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम आसान शब्दों में देखना चाहें तो उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि उपभोक्ता कैसे निर्णय लेगा कि उन्हें क्या चाहिए, क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, उस जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हैं उसका क्या उपयोग होने वाला है, और इन चीज़ों से कैसे पीछा छुड़ाना है जो उपभोक्ता को पसंद नहीं आते हैं। उपभोक्ता को नहीं चाहिए, कोई ज़बरदस्ती उनको बेचना चाह रहा है फिर तो कस्टमर नहीं लेना चाहेगा, तो किस तरह से उनको उस चीज़ से पीछा छुड़ाना है। तो ये होता है उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ। उपभोक्ता व्यवहार कोई सी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने से पहले उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का उनका बिहेवियर होता है। हर प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर के पहले हमें उनका माइंड सेट करना पड़ता है। हमें टीवी में एड्स देने पड़ते हैं, उनको मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इस तरह के मैसेजेस कर सकते हैं जिससे हम कस्टमर का बाइंग बिहेवियर को चेंज कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रिटेल मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार। रिटेल मैनेजमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर को हम किस तरह से पहचानेंगे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डी शॉपिंग या अनैतिक उपभोक्ता व्यवहार। इसको डी शॉपिंग या अनएथिकल कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो मज़े लेने के लिए सामान ख़रीद के जाते हैं और वापस थोड़े टाइम बाद वापस आपको करके पूरे पैसे वापस लेके चले जाएंगे कि ये चीज़ तो चली नहीं है, हमें पसंद नहीं आया। तो इस तरह की जो शॉपिंग होती है उसको डी शॉपिंग कहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं, एक स्टूडेंट है या एक कैंडिडेट है, एक आदमी है, वो इंटरव्यू देने के लिए, उनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने के लिए वो सूट ख़रीदने के लिए आया और थोड़ी देर एक दिन बाद वापस उस सूट को, या 1 घंटे बाद वापस जब उनका मतलब निकल गया, जब उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो वापस उस सूट को वापस करके चल गया कि मुझे पसंद नहीं आया। मतलब उनको उनका काम निकल गया और पैसा वापस लेकर चले गए। तो इसको डी शॉपिंग कहा जाता है, इसको अनैतिक उपभोक्ता व्यवहार भी कहा जाता है। अब मार्केट में सब तरह के कस्टमर्स होते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। तो ये होता है डी शॉपिंग। नेक्स्ट है ग्राहक सेवाएं।
कस्टमर सर्विस क्या होती है? कस्टमर सर्विस कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जानने के लिए, कस्टमर का फीडबैक जानने के लिए, कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे, दोबारा हमारे पास सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए आए, तो उस चीज़ के लिए हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सर्विस ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। हर रिटेल स्टोर में कस्टमर सर्विस का एक काउंटर लगा होता है। वहाँ पर हेल्प लिखा हुआ होता है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेल एटमॉस्फेयर। शॉपिंग का व्यवहार रिटेलिंग वातावरण पर कैसे प्रभाव डालता है? जो आपका एटमॉस्फेयर है, रिटेल एटमॉस्फेयर, वो भी कस्टमर के शॉपिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगर आपने आपके स्टोर पर अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है, गर्मी में आपने उनके लिए जैसे ही वो एंटर हो तो उनके लिए आपने एसी लगा हुआ है, मतलब आपके यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ जितनी भी होती हैं, सर्दी में भी अगर सर्दी के हिसाब से आपने अपने यहाँ पर फैसिलिटीज़ रख रखी हैं, आपके यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, म्यूज़िक चल रहा है, बिल्कुल स्लो म्यूज़िक, वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्र रिटेल ग्राहक सेवाएं, इंडिपेंडेंट रिटेल कस्टमर सर्विस। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट कस्टमर सर्विस होती हैं, जैसे क्या छोटे रिटेलरों के पास ग्राहकों के साथ बेहतर विशेषज्ञता और नज़दीकी का संबंध बन गया है और इसलिए उनका अनुभव बेहतर होता है। छोटे रिटेलर अपनी सेवाएं कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि जो छोटे रिटेलर होते हैं उनके यहाँ पर इतना कंज्यूमर सर्विस के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए इतना स्पेस नहीं होता है, उनके पास एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करें। तो उनको किस तरह से अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर रखना है, किस तरह के अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है, कस्टमर से किस तरह से उनको बिहेव करना है ताकि कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट है पुरुष महिला शॉपिंग व्यवहार। हर आदमी, हर पुरुष और महिला का जो शॉपिंग बिहेवियर होता है वो भी डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा, कपड़ों की बात करें तो फीमेल जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को अक्सर पिंक कलर पसंद आता है और आदमियों की जो पसंद होती है वो या तो काला या नीला या वाइट, इस तरह के कपड़े पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन ग्राहक व्यवहार। ऑनलाइन ग्राहक व्यवहार क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग में वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने की ज़रूरत है। मतलब अभी मार्केट जो चल रहा है पूरा ही ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। जैसे ही अभी लॉकडाउन में भी हमें कुछ भी प्रोडक्ट मंगाना हो तो हम ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन ऑर्डर करके ही हमारे प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी कंटिन्यू रिसर्च चल रहा है। तो ये होता है रिटेल मैनेजमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट हम देखते हैं द नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उपभोक्ता की सही समझ रणनीति बनाने में सहायता करती है। अगर आप एक कंज्यूमर को समझ जाओगे, कंज्यूमर के व्यवहार को समझ जाएंगे, तो आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक रिटेलर के लिए केवल ये समझना ही आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता उत्पाद के बारे में क्या जानता है, परंतु ये भी जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता उत्पाद के बारे में क्या नहीं जानते हैं। मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको ये पता है कि इसमें इसकी क्या चीज़ क्या उपयोग हैं, तो कंज्यूमर अपने आप खुद ही उस चीज़ की मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। इसकी सहायता से उपभोक्ता के साथ उपभोक्ता संवाद स्थापित किया जा सकता है। मतलब हम उससे बात करेंगे फीडबैक लेने के लिए, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा एक रिलेशन बना रहे हैं, जिससे उसे उत्पाद के प्रति जागरूक और उसकी आवश्यकता को समझने में आसानी होती है। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है एक और देख लेते हैं हम इसको। ये समझना कि उत्पाद सेवा की आवश्यकता कैसे निर्धारित की गई है, ये समझने के लिए कि ग्राहक द्वारा जानकारी कैसे खोजी गई थी, उनको किसने बताया कि आपको यहीं पे ही प्रोडक्ट या सर्विस मिलने वाली है। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न उत्पादों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। आप अपने प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हो, उसमें सुधार करना हो या उसमें और ज़्यादा कस्टमर से फीडबैक लेकर आप पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी। अगर उन्होंने अच्छी बताई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, अगर उन्होंने ख़राब बताई तो आप उस गलती का सुधार करेंगे। नेक्स्ट है स्टोर में भुगतान प्रक्रिया। आपके यहाँ पर पेमेंट फैसिलिटीज़ क्या है, क्या आप कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, क्या आपने यहाँ पर फ़ोनपे, अमेज़न पे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट की फैसिलिटी है, ये नहीं है, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है ख़रीदने के बाद व्यवहार। जब कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीद लेता है तो उसके बाद उसका क्या
बिहेवियर रहता है, किस तरह से उसका वो हमसे बिहेव करता है प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद। तो ये होती है उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन करने की आवश्यकता। नेक्स्ट हम देखते हैं उपभोक्ता द्वारा ख़रीदने के निर्णय को समझना। कोई भी अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन, हर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले किसी न किसी से उस प्रोडक्ट के बारे में सुनता है, तभी आपके पास वो प्रोडक्ट ख़रीदने आएगा। तो इसमें फ़र्स्ट है बाहर के प्रभाव, आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ये बहुत असर डालता है, मीडिया हुआ, दोस्त हुए, पड़ोसी हुए, सहकर्मी और अन्य प्रभाव डालने वाले लोगों पर क्या असर छोड़ते हैं। उपभोक्ता हर समय इसके आधार पर निर्णय लेते हैं कि वे ये सोच रहते हैं कि अन्य लोग क्या सोचेंगे, और इसी के साथ उन्होंने इन बाहरी प्रभाव डालने वालों से होने वाले प्रभाव को कैसे अनुभव किया, देखा या इसका आनंद उठाया। तो बाहर का इन्फ्लुएंस, जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है, वो कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्वयं कार्य का अनुभव। इसको क्या कह सकते हैं हम, कस्टमर बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, या उससे हमने एक नया प्रोडक्ट सजेस्ट किया था, हमने उससे कहा कि आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, यह आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं तो हमेशा वो आगे उसी तरह का प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। जैसे हम देखते हैं कपड़े की बात करें, कपड़े और एसेसरीज सहज रूप से इस श्रेणी में आते हैं जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। कपड़ा देख के पहन के उनको एक बार पता लग जाता है कि बहुत अच्छे कपड़े आते हैं इस ब्रांड के। या अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपके फ्रेगरेंसेस आ जाएगी, जिसमें डिओ आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं। तो डिओ परफ्यूम में भी सबकी एक ही वो बन जाती है कि मैं इसी प्रोडक्ट, इसी ब्रांड का, इसी फ्लेवर का फ्रेगरेंस लेना पसंद करूँगा। आपके सभी एहसासों की ताकत, नज़र, खुशबू, आवाज़, गंध और स्वाद इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है और आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, ग्राहकों को बार बार आने के लिए आकर्षित करने हेतु इन चीज़ों को आपस में अदल बदल कर रखें ताकि ये दिलचस्प बनी रहे। मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। प्रतियोगिता रहने से स्तर अच्छा बना रहता है, मतलब आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आपको लगातार ये देखना है, उनकी स्टडी करना है कि उसने कब किस तरह के कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में प्रोवाइड किया। तो आपको उनसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनसे कम रेट पर अपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उससे अच्छी आपके जो कंपटीटर हैं उनसे अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है। अगर उन्होंने पार्किंग नहीं रख रखी तो आपको पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अगर उनके यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ है अंदर स्टोर पर तो आपको एसी का भी अरेंजमेंट करना है। तो इस तरह से आपको अपने यहाँ पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉलेज या ज्ञान। ग्राहकों के बिना रिटेलिंग का कोई अर्थ नहीं है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें रिटेल उत्पादों को ख़रीदने के लिए प्रभावित करने में रिटेल सेल्स कार्मिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी वहाँ पर सेल्स एसोसिएट है, बिक्री करने वाला जो आदमी है, उसको भी उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो उसी से पूछेगा कि जो प्रोडक्ट है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, या कोई मशीन है इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। तो नॉलेज जो है वो कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन। इसमें हमने 4 चीज़ें देखी हैं। बाहरी प्रभाव, आउटसाइड इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको। सेकंड हमने देखा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। थर्ड हमने देखा कंपटीशन। फोर्थ हमने देखा नॉलेज, ज्ञान। आगे हम देखते हैं ग्राहक के ख़रीदने का व्यवहार। इसको हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को 4 भागों में बांटते हैं। मतलब 4 तरह के कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम जटिल बोलते हैं। सेकंड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग, जिसको हम मतभेद को कम करना बोलते हैं। थर्ड है वैरायटी सीकिंग, जिसको हिंदी में विविधता की खोज कहा जाता है। फोर्थ है आदि या हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब जिस चीज़ के हम हमारी आदत हो चुकी है वो हैबिचुअल कहलाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जटिल या कॉम्प्लेक्स। उपभोक्ताओं द्वारा बहुत महंगी वस्तुएं खरीदते समय इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। जो बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको लाइफ में एक बार ही ख़रीदनी है, एक या दो बार ही ख़रीदनी है, उन चीज़ों के बारे में कस्टमर का जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वो हर प्रोडक्ट को एक एक ब्रांड को कंपेयर करके देखेगा किस में कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में कौन सी चीज़
नहीं है। वो उसी प्रोडक्ट को लेना पसंद करेगा जो सबसे ज़्यादा आपको फीचर्स, जिसके फीचर्स सबसे ज़्यादा बिल्कुल एक तो एडवांस्ड हो, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाले हों और बिल्कुल उसकी रेट भी जो हो इकोनॉमिक हो। उपभोक्ता वस्तु खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट पैसा खर्च करने से पहले 50 बार उस प्रोडक्ट के बारे में सब जगह पर सर्च करेगा, किसी से पूछेगा कि आपने प्रोडक्ट ट्राई किया हुआ है, किस तरह से चलता है, कि क्या है इसका फीडबैक क्या है। तो जटिल कॉम्प्लेक्स या जटिल व्यवहार जो होता है उसमें कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से सूचनाएं एकत्र करके ही प्रोडक्ट खरीदता है और विभिन्न ब्रांड्स और क्वालिटी का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जब भी कोई कार ख़रीदनी हो, कार लाइफ में भी 2-4 बार ही ख़रीदेगा आदमी, तो कार ख़रीदने से पहले, क्योंकि कार ख़रीदना आसान नहीं है, अगर उसको कोई कार की कोई डिसएडवांटेज या कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र आ गया तो वो कार नहीं ख़रीदेगा। वो कंपेयर करेगा 4-5 कार को एक साथ। या मोबाइल की बात करें, मोबाइल लेने से पहले भी आदमी का जो बिहेवियर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। लैपटॉप भी सस्ती चीज़ नहीं होती। लैपटॉप ख़रीदने से पहले भी आदमी देखेगा इसमें हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, 4-5 ब्रांड्स को कंपेयर करेगा, उसी के बाद वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा। तो जटिल बिहेवियर जो होता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इसको हम कहते हैं मतभेदों को कम करना। इस प्रकार का व्यवहार भी महंगी वस्तुएं खरीदते समय ही देखने को मिलता है। ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता कभी कभार पड़ती है। इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य और क्वालिटी में अधिक अंतर नहीं होता है, फिर भी ग्राहक कम मूल्य की वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं ताकि बाद में उनको पछताना नहीं पड़े। जैसे उदाहरण के लिए कारपेट हुआ, बेडशीट हुई। आप देखोगे कारपेट, बेडशीट, ये चाहे किसी भी ब्रांड के हो, सबकी रेट जो होती है, सबकी क्वालिटी बिल्कुल मिलती जुलती ही होती है। सबकी रेट भी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती है, ताकि मतलब आप कोई सा भी प्रोडक्ट लें, इनमें कोई सा भी कारपेट लें, आपको 1-2 बार ही लेना पड़ता है। आपने नया मकान लिया है, आप कारपेट हर साल तो लेंगे नहीं, हर महीने तो लेंगे नहीं। बेडशीट भी आपको मतलब कम ही टाइम ख़रीदनी पड़ती है बेडशीट। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं कारपेट या बेडशीट टाइप की, इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए आदमी इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वो जो चीज़ सबसे सस्ती मिलेगी, क्वालिटी तो देखेगा, सब जो चीज़ सबसे सस्ती मिलती है उसको ख़रीद लेगा, ताकि उसको बाद में पछताना नहीं पड़े। मतलब पछतावे को कम करने के लिए जो उनका बिहेवियर हो जाता है वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वैरायटी सीकिंग या विविधता की खोज करना। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनमें उपभोक्ता ख़रीदने से पहले अधिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं और अपना टेस्ट या अनुभव बदलने के लिए अलग अलग ब्रांड्स के उत्पाद ख़रीदते रहते हैं। मतलब वो टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि उनका रेट जो है वो सेम है, क्वांटिटी जो मिल रही है आपको प्रोडक्ट की वो बिल्कुल सेम मिल रही है, तो वो चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट आता है, तो कभी मैं पार्ले जी ले लूँ, कभी गुड डे ले लूँ, या कोई सा भी मैं प्रोडक्ट जो सेम रेट में हमें मिल रहा है, मैं मेरा टेस्ट चेंज करने के लिए, या अगर मैं बात करूँ जो टॉयलेट सोप्स आते हैं, नहाने का जो साबुन आता है, नहाने का साबुन की भी रेट्स भी सब सेम ही होती है, मिलती जुलती होती है। तो कभी मैं मेरा टेस्ट चेंज करने के लिए अलग फ्रेगरेंस का, अलग खुशबू का साबुन ख़रीद लूँ। तो ये चीज़ जो होती है वैरायटी सीकिंग। आदमी टूथपेस्ट की बारे में बात करते हैं। टूथपेस्ट अभी तक हम कोलगेट में भी बहुत सारे अंदर प्रोडक्ट लाइन, मतलब एक ही तरह के कोलगेट ब्रांड के ही आपको कई तरह के पेस्ट मिल जाएंगे। तो आदमी अपना टेस्ट चेंज करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए नए नए वेराइटीज़ ढूंढता रहता है, उसको बोलते हैं वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे लास्ट में जो आता है हैबिचुअल या आदी कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है इसको। ख़रीदारी के समय ग्राहक का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है तथा विभिन्न ब्रांड्स की तुलना भी नहीं करते हैं। मतलब वो देखेंगे नहीं कि कौन सा ब्रांड लेना है। जो चीज़ वो पहले से लेते हुए आ रहे हैं, पहले जो चीज़ उन्होंने ली थी वही चीज़ वो बिना देखे कहते हैं कि भाई साहब वही दे दो जो चीज़ पहले दी थी। इस प्रकार के व्यवहार में उपभोक्ता जो उत्पाद पहले से ख़रीदता रहता है, भविष्य में भी वही ख़रीद लेता है। उदाहरण के लिए खाद्य वस्तुएं, जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम वही चीज़ लेना पसंद कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, रिटेलर ऐसे कम शामिल होते हैं जो आदतों वाले उत्पाद की कीमत कम रखते हैं और उसी के अनुसार बढ़ावा देते हैं। टीवी में आने वाले जो एड्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हट हुआ या लक्स टॉयलेट सोप हुआ,
ये चीज़ें हम अभी तक दूसरा सोप यूज़ कर रहे थे, अभी हम संतूर यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने टीवी में ऐड देखा लक्स का, तो उससे हमने हमारा वो चेंज कर लिया कि चलो इस बार हम लक्स ट्राई करके देख लेते हैं। तो टूथपेस्ट में भी इसी तरह का होता है, डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो हमने अभी 4 जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हैं वो देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम जटिल बोलते हैं। सेकंड हमने देखा डिसोनेंस रिड्यूसिंग, जिसको हम बोलते हैं मतभेद को कम करना। थर्ड हमने देखा वैरायटी सीकिंग, विविधता की खोज। फोर्थ हमने देखा हैबिचुअल या आदि। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, ख़रीद के लिए क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया, क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर परचेजेस। क्रेडिट क्या होता है? उधार सामान देना। लेकिन उधार देने से पहले एक रिटेलर को बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे ख़तरे होते हैं। आप बिल्कुल नए आदमी को उधार वस्तु नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी को उधार भी दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी क्या चीज़ देखेंगे कि उसकी मंथली इनकम कितनी हो, कितना कमाता है। ऐसा नहीं हो कि वो कमाता तो 10,000 रुपये हो और आपने उसको सामान 20,000 रुपये का दे दिया हो। आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ अब आसान हो चुकी है, पहले ये बहुत ज़्यादा रिस्की हुआ करता था। अब हमारे पास कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी हम उसको क्रेडिट पर प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्रेडिट पर जब हम सामान दे रहे हैं, तो उससे पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करवा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करेंगे तो हमें बैंक से पूरा उसकी क्रेडिट डिटेल पता लग जाएगी, या पैन कार्ड डिटेल से भी हम कस्टमर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इसमें होती है एक सीसी लिमिट, जिसको हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। बैंक उसको जितनी सीसी लिमिट देते हैं, जैसे उसने पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है कि इसने पहले कभी उधार में सामान लिया था, तो इसने टाइम पर पैसा जमा कराया था, नहीं कराया था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने पैसा चुकाया नहीं हुआ, अभी ये ब्लैक लिस्ट हो रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रेडिट कार्ड से या पैन कार्ड से हम पता कर सकते हैं। तो एक क्रेडिट एप्लीकेशन किस तरह से तैयार की जाती है? हर रिटेलर अपने पास एक क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म रखता है। आजकल ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कस्टमर की पूरी डिटेल, एड्रेस, नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और उनकी इनकम, ऑक्यूपेशन, उनका वर्क प्लेस का एड्रेस, सारी चीज़ें इसमें लिखनी जाती है, ताकि अगर कस्टमर पैसा देने में भी दे भी नहीं पाए तो हम उनको घर पे जाकर देख सकते हैं, उनका वर्क प्लेस देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है डेवलप ए क्रेडिट एप्लीकेशन। फिर बाद में ऑल्टरनेटिव फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट। बहुत सारी बार ऐसे होता है, कुछ कस्टमर कभी क्रेडिट पर सामान नहीं लेते, लेकिन कई बार उनको लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सही है कि हम क्रेडिट पर सामान बेचेंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी, लेकिन सेल बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास उनका मूल रकम ही नहीं आ पाएगी, तो आपको क्रेडिट देना ठीक नहीं है। तो इसीलिए इसमें ऑल्टरनेट भी होते हैं। आजकल आपको रिटेलर को क्रेडिट पर सामान देने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक से ही पैसा उधार लिया जाता है, बैंक वाले ही पूरा वसूल करने का काम करते हैं। तो ये होता है क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर परचेजेज। अब आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपके आएगा कि एक सही समझ पाने की से उपभोक्ता को समझाने में मदद मिलती है। किसकी? उपभोक्ता व्यवहार। इसमें फर्स्ट में आपके आएगा उपभोक्ता व्यवहार। सेकंड हम देखते हैं इसमें, सेकंड आपके है ग्राहकों के बिना रिटेलिंग का कोई अर्थ नहीं है। इसमें आपके आएगा ग्राहक। थर्ड में आएगा जटिल, यह व्यवहार तब देखा जाता है जब। इसमें भी आपके आया ग्राहक या उपभोक्ता। उपभोक्ता ख़रीदने में बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की क्या विशेषता होती है, जटिल व्यवहार की क्या विशेषता होती है। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कस्टमर। फोर्थ है चुने हुए ग्राहकों को क्रेडिट या उधार देकर बिक्री बढ़ाई जा सकती है जो आपके साथ रिटेलर व्यापार करने के इच्छुक हों। जो रिटेलर आपसे उधार लेना चाहते हैं, आप उनसे क्रेडिट या उधार देकर बिक्री बढ़ाई जा सकती है, मतलब आपकी सेल बढ़ जाएगी क्रेडिट उधार देने से। फिफ्थ है ग्राहक को भुगतान या पेमेंट में छूट देने से संदिग्ध ऋण होने और आपके नकद के आने जाने में कमी होने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप क्या करते हैं, ग्राहक को डिस्काउंट पेमेंट जो होता है उसमें अगर छूट देंगे तो आपके जो नकद आने जाने की कमी का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। आप कई बार क्या सोचते हैं कि कस्टमर को हम
डिस्काउंट दे देते हैं, चलो पैसा आ जाएगा, लेकिन जब आप डिस्काउंट दे देंगे तो आपको आपका जो पैसा है वो आना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपके हम देखते हैं आपके हैं एमसीक्यूज़ में आपका फर्स्ट है बहुविकल्पिक प्रश्न। उपभोक्ता इनके माध्यम से सहित अलग अलग तरीकों से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपके अवलोकन, साक्षात्कार, प्रयोग, ये हमने रिसर्च में देखा था कि किन किन माध्यमों से कस्टमर का हम स्टडी करते हैं, कितने प्रकार के जो सर्वे होते हैं, सर्वे किस तरह से किया जाता है। अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा घ, उपरोक्त सभी। इसमें आपके आ जाएगा उपरोक्त सभी। सेकंड में है सेकंड में आपके आएगा यहाँ पर निम्नलिखित ग्राहक खरीद व्यवहार का रूप है। खरीद व्यवहार का कौन सा रूप है? आसान है, जटिल है, मध्यम है। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। आसान भी है, जटिल भी है और मध्यम भी। 3 प्रकार के हमने कंज्यूमर बिहेवियर देखे थे। थर्ड है एक क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करना जिसमें पूर्ण व्यवसाय और व्यक्तिगत संपर्क विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तो वो क्या है? ट्रेडिंग नेम, क्रेडिट गारंटर, रेफरी और उपरोक्त सभी। क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करना जिसमें पूर्ण व्यवसाय और व्यक्तिगत संपर्क विवरण है, तो ये क्या है? क्रेडिट गारंटर भी हो सकता है, नहीं इसमें ट्रेडिंग नेम, हाँ इसमें आपके उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटर नहीं आएगा इसमें। आपका ट्रेडिंग नेम, आपका किस नाम से ट्रेडिंग करते हैं, आपके रेफरी कौन है, क्रेडिट गारंटर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तब आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आज हमने आपके फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ये चैनल जो है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो आपके 4th सेशन का फोर्थ जो यूनिट है उसके फर्स्ट सेशन की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप